इस ममता दी की दर्द भरी कहानी हम सुनाते हैं अपनी ज़ुबानी, क्योंकि वो दुनिया में है नहीं, लेकिन हम सुनाएंगे अपनी ज़ुबान से, क्योंकि वो तो दुनिया में है नहीं। अब हम सुनाएंगे। तो गाइस, जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लक्की ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो जैसा कि गाइस, ममता दी की जो कहानी है उनकी ज़ुबानी। मैं मोमिता हूँ। किसी ने मुझे आसिफा कहा, किसी ने मुझे निर्भया कहा और किसी ने मुझे दामिनी कहा, लेकिन मैं मोमिता हूँ। मैं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो अस्पताल है, मैं वहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर के रूप में काम करती हूँ। और आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी अपनी ज़ुबानी बता रही हूँ। और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरा सपना था कि मैं बड़ी डॉक्टर बन के अपने माता पिता का नाम रोशन करूँगी और अपने सपनों को पूरा करूँगी। आज आप मुझे कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में जानते हो। कुछ लोग मुझे मयूरी कहते हैं, कुछ लोग मुझे निर्भया कहते हैं, कुछ लोग मुझे आसिफा कहते हैं। आज देश भर में मेरा नाम हर जगह लिया जा रहा है, लेकिन मेरा नाम डॉक्टर मोमिता है। आप सभी ने मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान, मेरे परिवार की देख रेख, मेरे परिवार को सपोर्ट और सहारा दिया, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और इसी वजह से मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। वो कह रही है कि इसी वजह से मैं आप तक, क्योंकि आप लोगों ने जो है मेरे परिवार को सपोर्ट किया, इसलिए मैं आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। पश्चिम बंगाल में रहने वाली मामूली सी लड़की हूँ। मेरा जन्म 1993 में हुआ था। मैं घर में इकलौती होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। बचपन ही में मैंने अपने माता पिता को बहुत मेहनत करते देखा। मुझे याद है, एक बार जब मैंने डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की, तो उन्होंने कहा, हम एक मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद भी तुम ये कोशिश करो और हम तुम्हारे साथ हैं। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी ये इच्छा जानकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने कहा कि तुम बहुत पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बनो, मैं हूँ ना। ये कहकर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। मेरे माता पिता ने फिर मेरी शिक्षा के लिए पैसे बचाए। लोग अक्सर मेरे घर आकर मेरे माता पिता से कहते थे कि गरीब होने के कारण तुम अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम गरीब हो, नहीं बना सकते। लोगों की ये बातें मुझे बहुत चुभती थी, लोगों की ये बातें मुझे बहुत चुभती थी, लेकिन मैंने खूब मेहनत की, पढ़ाई जारी रखी और सभी को गलत साबित कर दिया। आखिरकार मैं अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर लिया। मैंने दिन रात पढ़ाई करके नीट परीक्षा की तैयारी की, क्योंकि मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल सके, ताकि मेरी शिक्षा का जो है खर्च कम हो सके। बड़ी डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं बड़ी डॉक्टर बन के अपने माता पिता को वो सारी सुविधा देना चाहती थी जो बड़े बड़े घरों में होती है। मैं उनकी सेवा करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी। पर मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। नीट परीक्षा में मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई और फिर उसी के आधार पर मुझे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश जो है मिल गया। और मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन मुझे बड़ा डॉक्टर बनना था और लोगों की बेहतर सेवा करनी थी, इसलिए मैंने पीएचडी करने का निर्णय लिया। मैंने कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर दी और अपना 1 साल पूरा कर दिया। और मेरे माता पिता और मैं बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब मेरी डिग्री पीएचडी की होने वाली थी और मैं अब बड़ी डॉक्टर बनने वाली थी। मैं लोगों की सेवा करने वाली थी। और माता और पिताजी ने जो मेरे लिए शिक्षा के लिए जो कर्ज लिया था, मेरे पिताजी ने जो शिक्षा के लिए कर्ज लिया था, मैं उसे भी अब चुकाने वाली थी और अपने माता पिता को खुशी वाला जीवन देना चाहती थी। कठिन परिस्थितियों में जीवन जिया है मैंने, इससे मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे याद है,
कि मेरे माता पिता भूखे रहते थे, मेरे लिए कुछ बना कर रखते थे ताकि मैं भूखी ना सो जाऊं और मुझे कोई दिक्कत ना हो, मेरे माँ बाप खुद भूखे रहे, मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी। मैंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में नौकरी शुरू कर दी। 2024 का वो साल शुरू हो गया था। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत पसंद थी और मैं डॉक्टर भी बन गई थी। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि अब आने वाले जो इस समय हम दुर्गा पूजा और गणपति पूजा बड़े धूमधाम से मनाएंगे। ये उनका सपना था। मैंने अपने माता पिता से कहा कि अब मेरी जो है मैं बड़ी डॉक्टर बनने वाली हूँ और आप लोगों की सेवा करने वाली हूँ। और इस साल 2024 का जो साल आया है, इस बार मैं चाहती हूँ कि हम गणपति और दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से करें। तो मेरे पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैंने कहा कि अब हमारे पास पैसे भी हैं और हम दुर्गा पूजा और गणपति पूजा बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और मेरे माता पिता बड़े खुश थे, उन्होंने मेरे लिए लड़के देखना भी शुरू कर दिए थे। मैंने कहा आप उसकी चिंता मत करो, मेरी शादी का खर्च इतना है कि आप मत करो, अभी मैं खुद कर लूँगा, आप ये बात मुझ पर छोड़ दो और मेरे जीवन में कोई अच्छा जीवन साथी आएगा तो मैं उससे शादी कर लूँगा। मेरे माता पिता की आंखों में हमेशा खुशी के आंसू आ जाते थे जब भी मैं ऐसा बोलती थी। उन्हें खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हो जाती थी। मैंने बचपन से ही अपनी माँ को पैसे बचाते हुए देखा। मैंने कभी कोई इच्छा जाहिर नहीं की। मैं अपने माँ बाप की हालत देखती हुई मैंने कभी भी किसी इच्छा की, किसी भी चीज़ की जिद नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे माँ बाप गरीब परिवार है। हमारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा बड़ी मुश्किल से होता था, घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से निकलता था। मेरे माँ बाप हमेशा रात को भूखे सो जाया करते थे और मेरे लिए कुछ बना के रखते थे ताकि मैं कुछ खा सकूँ। मेरे मम्मी पापा कहते थे, मेरे माता पिता, कि हमारी बेटी बहुत बड़ी हो गई, बड़ी समझदार हो गई, ये कहते थे। क्योंकि मैं जानती थी। फिर मैंने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मैं बड़ी डॉक्टर बन गई। मैंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली और मैं डॉक्टर जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में काम करती थी। फिर मैं डॉक्टर बन गई। मेरी माँ मेरी इच्छा का ख्याल रखती थी, मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, सारा ख्याल रखती थी और मेरी खातिर वो अपनी इच्छाओं को दबा लिया करती थी। मेरे पिताजी भी ऐसा ही किया करते थे। मेरी खातिर वो अपना जो शौक़ दबा दिया करते थे, अपना जो भी उन्हें इच्छा थी सारी दबा दिया करते थे और मेरे लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। मेरे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहते थे। लेकिन अब मेरी बारी थी कि मैं डॉक्टर बन के अपने माँ बाप को वो सारी खुशियाँ दे सकूँ जो बड़े घरों के परिवार में होती है और लोगों की सेवा कर सकूँ। मेरी ये दिली इच्छा है और अब मेरी बारी थी उनके लिए कुछ करने की। और मैंने अपनी पहली तनख्वाह से अपनी माँ के लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाई। माँ चूड़ियाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने खुशी से मुझे अपने गले लगा लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले 6 महीनों से मुझे नाइट शिफ्ट मिलने लगी थी। हफ्ते में एक बार नाइट ड्यूटी हो जाया करती थी। कभी कभी एक हफ्ते में मुझे 24 घंटे 36 घंटे भी काम करना पड़ता था। इसका कारण मैं आगे अपनी कहानी में बताऊंगी। 2024 का अगस्त मेरे लिए कितना घातक होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते थे। वे 63 साल के थे। उन्होंने अभी तक काम नहीं छोड़ा। एक बार वे बीपी की दवाइयाँ लेना भूल सकते थे, लेकिन अपना काम कभी नहीं भूलते थे। पिताजी काम में बिजी रहते थे। मुझे हमेशा उन्हें याद दिलाना पड़ता था दवाइयाँ टाइम पे लेने के लिए। तो वो हंसते हुए कहते थे, हाँ बेटी दवाइयाँ ले लूँगा। और माँ भी हमेशा ये कहती थी कि बेटी तुम हमारे लिए बेटी हो और बेटा हो, दोनों ही हो तुम हमारे लिए। मैं वैसे भी प्यारी थी क्योंकि मेरे नाम में ही प्यार छुपा हुआ था। जब मैं कॉलेज जाती या ड्यूटी पर होती तो मुझे अक्सर कानों में कुछ गलत कामों के बारे में सुनने को मिलता था। हमारे सीनियर डॉक्टर इस पर कभी कभी फुसफुसाते थे, लेकिन मैंने खुद को इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रखा था। हाँ, लेकिन जब किसी डॉक्टर के साथ अन्याय होता या फिर मरीज से अधिक पैसे वसूले जाते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। जब आवाज़ उठाती इस पर हमारे प्राचार्य संदीप घोष हमेशा मुझ पर चिल्लाते थे, जो वहाँ के
प्राचार्य थे, जो प्रिंसिपल थे, वो हमेशा चिल्लाते थे। इस कारण हम कभी भी उनसे कुछ नहीं कहते थे और हम सब उनसे डरते थे। लेकिन मैंने भी उनके बारे में कुछ सुना था कि वे अस्पताल में क्या-क्या करते हैं, लेकिन कभी भी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे बड़े लोगों के चक्कर क्योंकि वे क्योंकि मैं बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में दवाइयों की कालाबाज़ारी होने की बात सुनने आई, मेरे कानों में आई, तो मैंने शांत नहीं रह सकी। मैंने बोलना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा था और मेरे काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए थे। लेकिन मैं फिर भी अपना काम ईमानदारी से करती थी। कभी-कभी मैं अपने पिताजी को ये बातें बताती थी, तो पिताजी कहते थे, बेटी तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। ये हमारे पिताजी कहते थे, ये मेरे पिताजी कहते थे। ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके हाथ बहुत ऊपर तक हैं, ये तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। हम साधारण लोग हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। पिताजी के शब्द बिल्कुल सही थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए पिछले 6 महीने से मैं प्राचार्य और विभाग के उत्पीड़न को सह रही थी और शांतिपूर्वक अपना काम कर रही थी। शायद मुझसे लोगों को भी खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए उन्होंने पहले कुछ योजना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। कभी मेरे दोस्त और मैं इस विषय पर चर्चा किया करते थे कि हमारे अस्पताल में कितने गलत काम हो रहे हैं, लेकिन हम बोलते-बोलते चुप हो जाते थे, क्योंकि हमें इन चीज़ों में फँसना नहीं था। और खैर, हमारे अस्पताल में 2019 में संजीव रॉय नाम का एक व्यक्ति भर्ती होता है। वह अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था और वो 4-5 साल से यही काम करता था, इसलिए उसे हमारे विभाग के बारे में सब कुछ जानकारी थी। कहीं मरीजों को बेड दिलवाता था और इसके लिए वह मरीजों से पैसे लिया करता था। संजीव रॉय की नज़र बहुत ज़्यादा खराब थी। वो अस्पताल में आने वाली हर महिला को गलत नज़र से देखता था। इसके बारे में भी हमने चर्चा होती थी, लेकिन वे प्राचार्य का बहुत ज़्यादा खास आदमी था और उनके लिए हमेशा काम करता था। इसलिए हमने कभी उसकी शिकायत करने का विचार ही नहीं किया, क्योंकि हम बेवजह विवाद नहीं चाहते थे। लेकिन हाँ, संजीव राय की नज़र बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ही गंदी नज़र का व्यक्ति था वो, और मैं ऐसे आदमी से दूर रहती थी। उस दिन जब मैं घर से काम पे जाने के लिए निकली, तो मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था कि ये मेरा आखिरी दिन होगा। जब मैं अपने घर से जा रही थी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस घर को मैं कभी अब नहीं देख पाऊँगी। शायद इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा, पिताजी को समय पर दवाई दे देना, और मैं ये कहकर घर से बाहर निकली। 8 अगस्त को मैं पूरा दिन काम करने के बाद अपने मरीजों की देखभाल कर रही थी। हमारे सेमिनार हॉल के पास एक कमरा का निर्माण चल रहा था, इसलिए ऊपर आने-जाने का ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। हम सब लोग वार्ड में इकट्ठा थे, 4-5 डॉक्टर और भी मेरे साथ थे। हम कुछ चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। जब हम आपस में चर्चा कर रहे थे, उस समय संजीव रॉय भी वहाँ मौजूद था और वह मुझे घूर रहा था, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद वो वहाँ से चला गया और हम सब ने खाना खाया। फिर हम सभी अपने-अपने कामों पर लग गए और मैं थोड़ा फ्री थी, इसलिए मैंने रात को माँ को फ़ोन किया। जब तक मैं माँ को फ़ोन नहीं करती थी और वे और पिताजी खाना नहीं खाते थे, उन्हें बताना पड़ता था कि मैंने खाना खा लिया है, तब वो दोनों खाना खाते थे। उस दिन भी मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, ये मेरी माँ से आखिरी बात है। माँ के फ़ोन उठाते ही मैंने पूछा, पिताजी समय पर दवाई ले रहे हैं ना? इसका ध्यान रखना। मेरी चिंता मत करो, मैंने खाना खा लिया है। मेरे पिताजी को बीपी की दिक्कत थी, इसलिए समय पर दवाई लेना उनके लिए ज़रूरी था। उनकी दवाइयाँ कभी नहीं टूटने देना चाहती थी। इसका ध्यान मैं खुद रखती थी। मुझे याद है, एक बार पिताजी की दवाइयाँ रात में ही ख़त्म हो गई। पिताजी ने सोचा, एक दिन दवा नहीं लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, सुबह जाकर दवा ले आऊँगा। लेकिन मैंने घड़ी में देखा तो रात के 11 बज रहे थे।
मैंने वहीं सबका खाना रोक दिया और कहा, पिताजी की दवा आने तक हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। इतनी रात में भी मैंने उनके लिए दवाई का इंतज़ाम किया, लेकिन अब अस्पताल में ज़्यादा काम होने की वजह से मुझे घर पर ध्यान रखने का टाइम नहीं मिल रहा था। इसलिए माँ को ही ज़बरदस्ती सब कुछ बताना पड़ता था। उन्हें याद दिलाना पड़ता था कि पिताजी की देखभाल करें। उस दिन भी जब सब कुछ बिना भूले बताया और माँ से बात करके मैंने फ़ोन रख दिया और सारे फ्लोरों पर जाकर मरीज़ों का मैंने चेकअप किया। उसके बाद मैं आराम करने के लिए और अगली पढ़ाई के लिए तीसरी मंजिल सेमिनार पहुंची। मुझे नहीं पता था कि वहां जाना मना है। मुझे तो अब पता चला कि बगल में बिल्डिंग का काम चालू होने के कारण ऊपर किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं तो वहां चली गई। दोपहर के 2-3 बजे तक मैंने पढ़ाई की। मैंने सोचा अब मैं थोड़ा सो लेना चाहिए। 36 घंटे की ड्यूटी के कारण मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मरीजों की सेवा में लगे रहने के कारण खुद पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल रहा था। दूसरों को जीवन दान देने वाली मैं अपने जीवन की देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। इसलिए किताबें और डायरी बंद करके सेमिनार रूम में ही मैं बस शांत होकर वहीं पर सो गई। मैं इतनी गहरी नींद में थी कि सेमिनार हॉल में कौन आ रहा है इसका भी मुझे कुछ पता नहीं था। सुबह के समय संजीव रॉय शराब पीकर सेमिनार हॉल में आया, इसका भी मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी। उसके आते ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसके अंदर का राक्षस जाग गया और वो मेरे पास आया। उसने मेरे शरीर को छुआ। नींद होने के कारण मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब शरीर पर हाथ फेरने लगा तब मैं जाग गई। सामने संजीव राय जैसा दुष्ट शैतान राक्षस व्यक्ति देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। नींद में होने के कारण खुद को संभालने में मुझे समय लगा। मैंने खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। उसके मुंह से बदबू आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो मेरी कोई बात सुनने की हालत में नहीं था। मैं समझ गई थी कि अब ये मेरी कोई बात सुनने की हालत में नहीं है। मैंने उससे मिन्नतें कर रही थी, मुझे छोड़ दो कह रही थी, लेकिन उसे मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आया। आखिरकार मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब वो थोड़ा डर गया और उसने जल्दीबाजी में मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मेरी आवाज़ ना निकल सके। मैं उससे लड़ रही थी, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कोई मेरी आवाज़ सुन ले, लेकिन उस रात मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी क्योंकि उस रात ऊपर वाले फ्लोर पर किसी को आने की इजाज़त ही नहीं थी। जैसे ही अब पता चला, इसका मतलब है कि ये के खिलाफ रचा गया षड्यंत्र था, पहले ही रच गया था। मैं उस दरिंदे को अपने से दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता ही नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। जितना भी मैं कोशिश कर रही थी, वो मुझसे दूर नहीं हो रहा था। मैं खुद को उससे बचा नहीं पाई और लड़ते-लड़ते मैं हार गई और फिर उसने मुझे नोचना शुरू कर दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। अब मैं पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। कौन-कौन मेरा शोषण कर रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा। मेरी दर्द से चीखें निकल रही थीं। मैं इतनी ज़ोर से चीख रही थी कि मेरी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। चिल्लाते-चिल्लाते मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया। फिर मेरे सपनों की हत्या कर दी गई और वो भी बहुत बर्बरता से। आखिरकार मेरी जान चली गई, लेकिन मेरे शरीर पर शोषण की निशानियाँ रह गईं। मेरा चश्मा टूट गया, इसके कुछ टुकड़े खून में सने हुए मेरी आँखों में घुस गए। मेरे फटे हुए होठों की आवाज़ दबाने के लिए उसने मेरा गला दबाया था। खुद को बचाने की कोशिश में मेरे खून से सने हुए आज हाथ पैर सब मेरी जान की हड्डियाँ टूट गई थी, सब तोड़ दी गई थी। बड़ी बर्बरता से मेरे साथ ये कर्म किया गया, बहुत बुरा मुझे सताया गया और आखिरकार
मेरे साथ मेरे शरीर का साथ साथ मेरी आत्मा भी घायल हुई थी। उन्हें ज़रा भी मुझ पर रहम नहीं था। वो इंसानी शक्ल में भेड़िए थे। उन्होंने बहुत कोई रहम नाम की कुछ कोई चीज़ नहीं थी उनके अंदर। उन्होंने मेरी जो जिस्म के बलात्कार के साथ साथ मेरी रूह का भी बलात्कार कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा तड़प तड़प के मेरी जान चली गई। मैं दुनिया को छोड़कर चली गई और मुझे मरते समय सिर्फ़ एक ही बात सता रही थी, मुझे मेरे माँ-बाप का ख़्याल था। जब मैं दुनिया छोड़कर जाने वाली थी उससे कुछ पल देर पहले मुझे अपने माँ-बाप का ख़्याल था कि अब मेरे बाद उनका क्या होगा। उन्होंने मेरे पढ़ाने के लिए बहुत तकलीफ़ उठाई, खुद खाना नहीं खाया, मुझे खिलाया, इतनी सारी तकलीफ़ें सही। अब मैं ट्रेनी डॉक्टर के रूप में अस्पताल में नौकरी लग गई, फिर मैं बड़ी डॉक्टर बन गई, लेकिन अब मैं दुनिया को अलविदा कह गई। अब मेरे माँ-बाप का क्या होगा? यही सोचते हुए मैंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उसने बड़ी बर्बरता से मेरे साथ ये गलत किया। बस मेरे मन में एक ही ख़्याल था कि मेरे माँ-बाप का क्या होगा? और मेरे सपनों का भी हत्या कर दी उसने। मेरे सपने भी ये थे कि मैं अपने डॉक्टर बनकर मुझे मेडल हासिल करना था। लेकिन सारे सपने मेरे अधूरे रह गए और वो मेरे साथ दुष्कर्म करके अब मेरे अर्धनग्न शरीर पर कपड़ा डालकर ऐसे चला गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। और मैं यही मरने मेरी आत्मा को मेरी आत्मा तड़प रही थी कि अब मेरे माँ-बाप का क्या होगा? अब क्या होगा? मैंने मुझे किताबों के अलावा मैंने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं था। मैंने सिर्फ़ अपना सपना पूरा करने की कोशिश करी थी। अपने माँ-बाप की सेवा करने की कोशिश की थी और मरीज़ों की सेवा करने की कोशिश की थी। मैंने बहुत मेहनत करके मैं इस मुकाम पर पहुँची थी और वो दरिंदा मेरे सपनों को तार-तार करके ऐसे चला गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। और एक ही रात में मेरे माँ-बाप की मेहनत सब जलकर खाक हो गई। सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे नहीं पता कि आगे मेरे बाद मुजरिम क्या पकड़े गए क्या नहीं पकड़े गए। लेकिन मेरे घर पे ये खबर दी गई कि तुम्हारी लड़की ने आत्महत्या कर ली है और वो दुनिया को अलविदा कह गई। ये खबर दी गई मेरे घर वालों को, मेरे परिवार को, और असली बात बताई नहीं गई। मेरी माँ तो ये कहकर रोने लगी कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा। और मेरे पिता तो इस हालत में थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पड़ोस के कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ पड़ोसियों ने मेरे माता-पिता को सँभाला और वो दौड़ते भागते अस्पताल पहुँचे और वो अपनी बेटी को देखने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें किसी ने अंदर नहीं आने दिया कि ये कहाँ की छानबीन चल रही है कि क्या हुआ। मेरे माता-पिता को अंदर नहीं आने दिया। मेरे माता-पिता को इसलिए अंदर नहीं आने दिया कि अंदर सबूत मिटाए जा रहे थे। मेरे साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके सबूत मिटाए जा रहे थे। मेरी माँ बार-बार उनसे मिन्नतें कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि हमारी बेटी से एक बार मिलने दो, लेकिन उन्हें नहीं देखने दिया, उन्हें नहीं अंदर आने दिया गया। फिर 2-3 घंटे के बाद उन्हें मुझे देखने की इजाज़त मिली। जब उन्होंने अंदर आकर देखा अर्धनंगी अवस्था में, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पिता और जो सहयोगी साथ के जो पड़ोसी रिश्तेदार थे वो समझ गए कि ये आत्महत्या नहीं है। मेरी बेटी ने पढ़ाई इसलिए नहीं की कि वो आत्महत्या करे, ये बलात्कार है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। ये कह के वो सब समझ गए। पुलिस भी देर से पहुंची। फिर वहाँ पे छानबीन शुरू हुई। फिर वो हेडफोन के जो जरिए संजीव रॉय ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया, वो पकड़ा भी गया। लेकिन मेरे माँ बाप जीते जी मर गए थे। उनकी मेहनत सब बेकार हो गई। उनकी मेहनत, मेरी पढ़ाई, सब आग लग गई। क्योंकि वो सिर्फ एक दुष्कर्म ही नहीं था, वो मुझे मारने की साजिश थी। ये पहले ही बड़े जो लोग थे इसमें शामिल, उन सब की साजिश थी इसमें। उन सब ने मुझे मरवाया गया था, इसलिए उनका पता ना चल जाए। अस्पताल में काम के नाम पर दीवारें तोड़ी जा रही थी कि इसमें मरम्मत चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ताकि किसी बड़े जो डॉक्टर या किसी अफ़सर पर कोई बात ना आ जाए। जो वहाँ के जो देख रेख करते उनका नाम ना आ जाए, इसलिए दीवारें तोड़ी गई और सब सबूत ख़त्म कर दिए गए और संजीव राय को पुलिस की रिमांड में दे दिया गया।